आज का वीडियो शुरू करने से पहले बोल दूं कि मैं जो एक शॉर्ट वीडियो मैं अभी अपलोड करने जा रहा हूं इंस्टाग्राम पे, वो है शुगर से रिलेटेड और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको जरूर देखिएगा। 1 मिनट का वीडियो है, लेकिन ये 1 मिनट के वीडियो कई बार आपके जरूरत से ज़्यादा काम के होते हैं। तो इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है डॉक्टर नवनीत कालरा, DRNAVNEET कालरा के नाम से मैं हूँ। ठीक है, जाइए और मुझे फॉलो करिए। और यहाँ पे भी अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया हुआ है, यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें, है ना? शुक्रिया। आता हूँ, मैं यूँ-यूँ जा रहा हूँ बस और यूँ-यूँ करके आ रहा हूँ। जाता कहाँ हूँ और आता कहाँ से हूँ, मुझे नहीं पता। मुझे हिचकी लगी है यार, कुछ अच्छा होने वाला है, पता नहीं यार। खाँसी भी आ रही है। अगला टॉपिक ही खाँसी के ऊपर है। देखो, देखो, देखो आ रहा हूँ। हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम एंड जय हिंद मेरे भारत वालों। और कोविड ऑलमोस्ट जा चुका है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि अब दूसरे टॉपिक पे आ जाया जाए। और क्योंकि घर-घर में इस समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय हर पेशेंट में घर में मैं देख रहा हूँ, ज़्यादातर पेशेंट को खाँसी, नज़ला, जुकाम, बुखार, है ना? कोविड का नामो-निशान नहीं, लेकिन हर घर में लोग खाँसी से परेशान हैं। और खाँसी ऐसी है कि लंबी चल रही है। अ, कई बार जो ये वायरल पोस्ट वायरल कफ होती हैं, ये 2 से 3 हफ्ते ले जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा कई बार कफ सिरप, ये कफ सिरप, वो कफ सिरप और कॉकटेल चल रहा था कफ सिरप का, ये भी ले लो, वो भी ले लो। साथ में आयुर्वेदिक भी ले लो, उसको भी ले लो, तो कई बार कॉम्प्लिकेशन भी हो जाती है। ठीक है? आज यही टॉपिक है कि कफ सिरप के क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं और स्पेशली बच्चों में। बच्चों में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एफडीए जो यूएस एफडीए है, वो 6 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप रिकमेंड नहीं करता है। वो कहता है इनको नेचुरल ढंग से ठीक करो आप, कफ सिरप नहीं देना है। पहले बता दूँ कि खाँसी के कारण मेन जो कारण होते हैं, मेन कारण वो होते हैं कि एक तो कॉमन कोल्ड हो गया, जैसे कि आजकल चल रहा है। दूसरा वायरल हो गया, इन्फेक्शन हो गया। तीसरा फ्लू हो गया, चौथा ब्रोंकाइटिस। अ, थोड़ा-सा फ़र्क है, हर तरह की खाँसी में ना फ़र्क है। जो कई बार ड्राई कफ़ होती है सिंपली, है ना? तो ड्राई कफ़ सिरप देने पड़ते हैं। लेकिन जो ब्रोंकाइटिस होती है, चाहे वो एस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस है, जहाँ पे साँस की नली आपकी चोक कर जाती है, तो वहाँ पे कई बार ये जो एंटी हिस्टामिनिक होते हैं, एविल टाइप की दवाइयाँ होगी या कफ सप्रेसेंट होते हैं, ये कई बार भारी पड़ जाते हैं। इनको लेने के बाद जो है नज़ला जुकाम तो ठीक हो जाता है, लेकिन आपको पता चलता है 2-3 दिन के बाद आपकी साँस फूलनी शुरू हो गई, आपकी खाँसी बढ़ गई, आपकी बलगम बढ़ गई। तो सप्रेसेंट हर जगह पे काम नहीं करते हैं, हर जगह खाँसी को दबाना नहीं चाहिए, स्पेशली जहाँ पे ब्रोंकाइटिस है, स्पेशली जहाँ पे अस्थमा है, तो वहाँ पे ये चीज़ें भारी पड़ सकती हैं। चलिए, अब बताता हूँ कि पहले कि जो हमारे मेन कफ सिरप्स होते हैं उसमें होता क्या है। जो सबसे मेन कफ सिरप्स में कंटेंट होता है, वो है डेक्स्ट्रोमेथार्फन और गुआफेनासिन। गुआफेनासिन एक एक्सपेक्टोरेंट है और डेक्स्ट्रोमेथार्फन जो है, जिसको मैं शॉर्ट में डीएक्सएम बोलूँगा, वो एक कफ सप्रेसेंट है। साइड इफ़ेक्ट सबके हैं और इफ़ेक्टिव भी हैं। अगर हम इनको सही मात्रा में लें जितना डॉक्टर ने बताया हुआ है, तब तो ठीक है। लेकिन होता क्या है कि अब आपके बच्चे को खाँसी नहीं आराम आ रहा है, भले ही वो 7 साल का है, 5 साल का है, आपके डॉक्टर ने रिकमेंड कर दी। आपने कहा चल यार, ये रात के 12-1 बजे सोने नहीं दे रहा, आपने 1 चम्मच और पिला दिया, ठीक है? या फिर आपने इससे आराम नहीं आ रहा तो दूसरा कफ सिरप भी पिला दिया। क्योंकि बच्चों के मामले में बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पूरी रात खाँस रहे हैं, तो यहाँ पे आके फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो मैं ये आज बताने जा रहा हूँ कि डेक्स्ट्रोमेथार्फन जो कफ सप्रेसेंट है, कफ सप्रेसेंट होते हैं जो कफ रिफ्लेक्स को पे काम करते हैं और कफ को दबा देते हैं। एक्सपेक्टोरेंट होते हैं जो आपके म्यूकस को बाहर निकालते हैं। कई बार खाली कफ सप्रेसेंट से काम चल जाता है, कई बार मिक्स करके भी देने पड़ते हैं कि एक्सपेक्टोरेंट भी दे रहे हैं और वो भी दे रहे हैं। तीसरे होते हैं डीकंजेस्टेंट। डीकंजेस्टेंट होते हैं जो नेज़ल कंजेशन को कम करते हैं, ठीक है? और लेकिन ये नेज़ो जैसे स्यूडोएफिड्रिन, स्यूडोएफिड्रिन का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है हाई ब्लड प्रेशर। तो जिनको हाई बीपी रहता हो, जिनकी पल्स फ़ास्ट रहती हो, उनको सोच के देना चाहिए ये डीकंजेस्टेंट, जहाँ पे स्यूडोएफिड्रिन नाम का केमिकल होता है, ठीक है? ये इसका साइड इफ़ेक्ट है। डेक्स्ट्रोमेथार्फन अगर आप बहुत ज़्यादा हाई डोज़ में ले लोगे, इसकी मैक्सिमम डोज़ 120 mg पर डे की है।
ज़रूरत से ज़्यादा ले लोगे तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट हैं और मैं आपको अभी बताऊँगा क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। और जो एक्सपेक्टोरेंट होते हैं जैसे गुआनिफिन, इनके पेट पे साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि नोज़िया हो गया, वोमिटिंग हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, डायरिया हो गया, तो इनके पेट पे होते हैं। कफ सप्रेसेंट आपको जनरली ड्राउज़ी करते हैं। आपको सुस्त कर देंगे, आप बस इरिटेटेड हो रहे हो और ज़्यादा ज़ोर से ज़्यादा ले लिया कई कई लोग इसलिए भी कफ सिरप का मिसयूज़ करते हैं कि वो आपको हाई करते हैं। एक तरह की ड्रग्स जैसे कि आप मैं तो मुझे तो पता नहीं गांजा लेने के बाद कैसा लगता है या वीट लेने के बाद चरस लेने के बाद कैसा लगता है, तो कुछ इसी तरह का अगर आप हाई डोज़ में कफ सिरप ले लेते हो, कुछ ऐसी फीलिंग आती है, कुछ ऐसे हालुसिनेशन होते हैं, जिससे कि कई लोगों को इसकी लेने की आदत पड़ जाती है। स्पेशली कोडीन नाम का एक कफ सिरप होता है। तो इनके बहुत बड़े-बड़े साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा डीएक्सएम यानी डेक्स्ट्रोमेथासोन ले लेंगे तो हाई ग्रेड फ़ीवर आ सकता है, कन्वल्जन्स आ सकते हैं, हालुसिनेशन हो सकते हैं, है ना? तो कई लोगों की ब्लड शुगर लो हो जाती है। रेस्पिरेशन पे आ सकता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है। इवन छोटे बच्चों में 2 साल से कम में डेथ भी रिपोर्टेड है और अभी कई कंट्रीज़ से ये वो आ रही हैं रिपोर्ट्स कि जी भारत से भेजे गए हुए कफ सिरप की वज़ह से डेथ हुई है और केस चल रहे हैं, इंक्वायरी हो रही हैं और चेक किया जा रहा है वहाँ पे जाके। लेकिन चलिए अब बताता हूँ कि नेचुरल तरीके क्या हैं? बच्चों में नेचुरल तरीके क्या करें कि जिससे कि खाँसी की दवाई की ज़रूरत ना पड़े क्योंकि एफडीए तो कहता है कि 6 साल से छोटे बच्चों को कफ सिरप देना ही नहीं है। तो 3 एच याद रखो, ह्यूमिडिफाइड एयर, ह्यूमि ह्यूमिडिफाइड एयर, हनी एंड हाइड्रेशन। ये 3 एच का फ़ॉर्मूला याद रखो। हनी 1 साल से छोटे बच्चे को तो हनी नहीं देना चाहिए, लेकिन उससे बड़ा बच्चा है तो आप हनी दे सकते हैं। हनी एक कफ सप्रेसेंट का काम करता है और नेचुरल है। ह्यूमिडिफाइड एयर मतलब स्टीम, बच्चों को स्टीम दें और आप उनको हॉट शावर बाथ भी दे सकते हैं। थोड़ा पानी ज़्यादा तेज़ गर्म करके उसमें बिठा दीजिएगा जिससे वो कि 15 मिनट तक स्टीम भी लेता रहे साथ में। और उसके अलावा हल्का गुनगुना पानी खूब पिलाएँ और जितना पानी पिलाएँगे ना तो लिक्विड से आपका म्यूकस लिक्विफ़ाई होता है, बाहर निकलेगा। तो ये कुछ चीज़ें और रात को सोते समय बच्चे का जो हेड एंड है, ये है, इसको थोड़ा ऊपर कर दें जिससे कि सिक्रीशंस गले में ना आए, ठीक है? तो तकिया-वकिया लगा दें उसके सर के नीचे थोड़ा ऊपर रखें। तो मैंने कुछ चीज़ें बताई है आपको 4 एच 5 एच हो गए 5 एच ह्यूमिडिफाइड एयर, हनी, हाइड्रेशन, हॉट शावर बाथ एंड हेड। हेड का मतलब एलिवेटेड हेड, थोड़ा-सा सर ऊपर रखें, जिससे कि नीचे बलगम ना आए, गले में ना आए, सिक्रीशंस ना आए। तो ये तो बच्चों में मैंने आपको बता दिया और 6 साल से कम के बच्चों में कफ सिरप्स रिकमेंडेड नहीं है। और क्या कर सकते हैं हम एक आम आदमी में, एक एडल्ट्स में? हम ये सब चीज़ें तो करना ही है कि आप स्टीम लो, गरारे करो, नमक डा हाँ, गरारे भी करें, बच्चे को गरारे करना सिखाएँ। नमक डाल के गर्म पानी के गरारे करना चाहें, उससे भी म्यूकस निकलेगा। सलाइन नेज़ल नाक में सलाइन नॉर्मल सलाइन जो ड्रॉप्स होती हैं, वो भी आप डाल सकते हैं, नेज़ल सलाइन, ठीक है? नेज़ोक्लियर के नाम से भी आती है। और जिंजर आप दे सकते हैं जिंजर यानी अदरक पानी में डाल के या हनी अदरक का एक कॉम्बिनेशन बना के पानी में आप उसको वो भी दे सकते हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, तो इसमें से ज़्यादातर सब नेचुरल चीज़ें मैंने बताई हैं कि स्टीम लें, गरारे करें और साथ में हनी ले सकते हैं, जिंजर ले सकते हैं, पानी खूब पिएँ, है ना? तो ये एच का फ़ॉर्मूला आप याद रखें, ठीक है? डॉक्टर के पास कब जाना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी खाँसी 7 दिन से कम में ठीक नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, अगर बार-बार हो रही है ठीक होने के बाद। तीसरा, म्यूकस 3 दिन से ज़्यादा म्यूकस आ रहा है और अगर आपको 3 दिन से ज़्यादा फ़ीवर आ रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ठीक है? और मैं एक चीज़ और बताऊँ, एक एंटी हिस्टामिनिक्स होते हैं, जैसे एविल हो गई, जैसे कि सेट्रिज़िन हो गई, तो इनके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इनसे ड्राउज़ीनेस होती है, पेशेंट सोया-सोया से रहता है और सेट्रिज़िन को मैं पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है और जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, उनको ख़ास तौर से ध्यान देना चाहिए कि उनको स्ट्रॉन्ग एंटी हिस्टामिनिक या इस तरह की कफ सप्रेसेंट सूट नहीं करेगी। उनको इतनी वीकनेस आ जाती है, बेचारे खाँसी तो ठीक हो जाती है, फिर उनका हफ़्ता 10 दिन ऑफ़िस में भी छुट्टी हो जाती है, स्कूलों में भी छुट्टी हो जाती है, क्योंकि वो खड़े ही नहीं हो पाते। तो इसलिए मैं सेट्रिज़िन या लिवोसेट्रिज़िन को प्रेफ़र नहीं करता हूँ। मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ, मेरी फ़ेवरेट इबास्टिन है या फेक्सोफेनाडिन है, जो एंटी हिस्टामिनिक है, जो एंटी एलर्जिक दवाई है। ठीक है? तो काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं और ये भी बताऊँगा कि ब्रांडिंग मिक्स मत करें कि एक ब्रांड से आराम नहीं आ रहा तो दूसरा भी ले लिया, तीसरा भी ले लिया और जितनी डॉक्टर ने बताया हुआ है, उतना ही कफ सिरप लें। कई बार ओवरडोज़ होने से आपकी ब्रीथिंग पे असर आ सकता है, बच्चे की ब्रीथिंग पे असर आ सकता है, शैलो ब्रीथिंग हो सकती है, साँस रुक सकता है।
पोटेशियम लो हो जाता है, शुगर लो हो सकती है, इवन फिट्स पड़ सकते हैं और ब्लड प्रेशर हाई भी हो सकता है, बंदा बेहोशी में जा सकता है, एरिथमिया हो सकते हैं, मतलब आपकी जो हार्ट बीट है वो इर्रेगुलर हो सकती है, पेसमेकर पे असर पड़ सकता है। आजकल वैसे भी सडन कार्डियक डेथ के बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं, ना जाने उनमें से कुछ पेशेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने कफ सिरप ज़रूरत से ज़्यादा पी हो। पता क्या यार, हमें कौन-सा डिटेल हिस्ट्री पता है सबकी। तो चलिए, छोटा-सा टॉपिक था और एक कोडीन नाम का कफ सिरप आता है जिसका अब्यूज़ बहुत ज़्यादा है और लोग उसको नशे के लिए यूज़ करते हैं कोडीन को, उसको अलग से वीडियो बनाऊँगा। लेकिन आज मैंने सिर्फ़ नेचुरल रेमेडीज़ बतानी थी कि अगर खाँसी हो, तो घर पे रह के आप क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो बाकी आयुर्वेदाचार्य बैठे हुए हैं, वो बता देंगे, उनका वीडियो देख लो। बस मेरा इतना ही मानना था कि जितनी डोज़ बताई जाए उतना लें और और जहाँ पे बात रही नेबुलाइज़र की, नेबुलाइज़र वहाँ पे काम करते हैं, एक तो छोटे बच्चों में या ओल्ड एज वाले हैं, वहाँ पे नेबुलाइज़र दे सकते हैं, लेकिन जहाँ पे अंदर बलगम जमा हुई पड़ी है, चेस्ट में कंजेशन है, अभी आपका डॉक्टर ही बता सकता है या फिर आप तीर-तुक्के मार के नेबुलाइज़र लेके देख सकते हैं, अगर बलगम नहीं निकल रही है, तो शायद आपको फ़ायदा हो जाए और ऐसे ही एक म्यूकोलिटिक एजेंट भी आता है और एनएस एसिटाइलसिस्टीन जो उसकी फ़ॉर्म में भी आता है। नेबुलाइज़र की जो रेस्प्यूल आता है, उस नेबुलाइज़र के थ्रू भी इसको दे सकते हैं बलगम निकालने के लिए। तो ये आपके नेबुलाइज़र आप दे सकते हैं, लेकिन एक बार डॉक्टर से पूछ के दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? और क्या डोज़ देनी है नेबुलाइज़र की, ये सब आपका डॉक्टर आपको बताएगा, लेकिन हाँ, ये सब दे सकते हैं। खाँसी जो अस्थमा होता है, जिनको दमा होता है, वहाँ पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे ना कई बार आपके जो कफ सप्रेसेंट हैं, ये प्रॉब्लम को बढ़ा देते हैं। बस इतना ही बोलूँगा, अगर आप अस्थमैटिक पेशेंट हो, तो आप अपने डॉक्टर को बता दें और डॉक्टर को भी चेस्ट ज़रूर एग्ज़ामिन करनी चाहिए, चेस्ट कंजेशन अगर है तो। और मास्क वगैरह लगा के रहें, अगर आपको खाँसी है तो अगल-बगल वालों को मत फैलाएँ और अगल-बगल में कोई हो रहा है, तो आप मास्क लगा लें, अगर वो नहीं लगा के बैठा है तो। और मेरे क्लिनिक पे अगर आना है, तो अगर आपको फ़ीवर, कफ है, नज़ला ज़ुकाम है, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि मास्क लगा के आएँ और ये मास्क सिर्फ़ अभी नहीं, कोविड के बाद भी मास्क तो रहेगा ही रहेगा जब आप बीमार होंगे तो। मास्क की इम्पोर्टेंस आप समझ लीजिएगा। पहले भी मास्क की इम्पोर्टेंस बताई जाती थी लेकिन समझता नहीं था। इवन हमारे से डॉक्टर नहीं समझते थे, तो आप क्या समझेंगे, है ना? हम भी नहीं लगाते थे, लेकिन अब हमने लगाना शुरू कर दिया कि भई चलो कम से कम कुछ और बीमारियाँ भी ऐसी हैं जो फैलती हैं, टीबी है और भी हैं, कुछ और इन्फेक्शन भी होते हैं लंग्स के, तो बेटर है मास्क का यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। अपने लिए नहीं तो अपने घरवालों के लिए, इतना ही कर लें, है ना? बड़े-बुजुर्ग आस-पास हैं। उनके लिए छोटी-सी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी बन जाती है। बस इतना ही बोलूँगा। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा मेरा टॉपिक और इंस्टाग्राम पे आइएगा क्योंकि वहाँ पे मैं एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, शुगर से रिलेटेड। तो थैंक यू वेरी मच। वहाँ पे मेरा नाम है डॉक्टर नवनीत कालरा, DRNAVNEET कालरा। ठीक है? थैंक यू, शुक्रिया, शब्बा खैर और सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है और घंटी दबा दिया करो जो इसकी नोटिफ़िकेशन की घंटी है। शुक्रिया, थैंक यू, बाय।